हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है राज्य सरकार। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बता दें कि राज्य सरकार डिस्कस करने का आज का जो टॉपिक है वो उसका डिस्कस करने का कारण क्या है कि हम लोगों ने अभी तक अपने जो दिशा अयोध्या यूट्यूब चैनल है उसके अंतर्गत हम लोगों ने पॉलिटी के कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया और उसमें जैसे जैसे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये टॉपिक कवर करा दीजिए, उस सीक्वेंस में हम टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधानों को देखा था। सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोगों ने यूनियन एजुकेटिव कहा था, उससे संबंधित प्रावधानों को देखा था। अब इसी प्रकार से जो है अगर हम देखें तो राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, अर्थात अगर हम संवैधानिक भाषा में कहें तो राज्य की कार्यपालिका, अब राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का प्रावधान संविधान के भाग 6 में दिया गया है। अब राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। जैसे केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, वैसे राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है। और राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का संचालन करता है। मंत्री परिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का संचालन करता है। इसका मतलब कि सामान्यतः अगर देखा जाए तो केंद्र की तरह से राज्य में भी बहुल कार्यपालिका या प्लूरल एजुकेटिव का सिद्धांत यहां पर दिखाई पड़ता है। बहुल कार्यपालिका या प्लूरल एजुकेटिव आपको दिख रहा है जैसे केंद्र में प्रावधान है। अब क्यों मैं केंद्र की बात कर रहा हूं यहां, क्यों मैं राष्ट्रपति की बात यहां पर कर रहा हूं? क्योंकि अब हम लोग जो राज्य सरकार या इससे रिलेटेड चीजें देखेंगे वो हम यहां पर तुलनात्मक प्रावधानों के तहत देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम तुलना करते हुए देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर हम यहां पर बात करें, सबसे पहले कि आप देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य की कार्यपालिका और एक बहुल कार्यपालिका के रूप में है जैसे केंद्र की कार्यपालिका है, और राज्यपाल क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। अब अगर हम बात करें, यहां एक आर्टिकल है, आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154। तो अनुच्छेद 154 में ये कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति, इसको समझिएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, स्टेट एजुकेटिव पावर राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो अधीनस्थ कौन हुए? मंत्री परिषद। तो अनुच्छेद 154 ये स्पष्ट करता है कि राज्यपाल में कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं जिसका प्रयोग वह स्वयं या मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। ओके, अब यहां पर क्योंकि कई राज्यों में कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानता, मंत्रिपरिषद की सलाह को इग्नोर कर देता है। अभी हम उस पर भी आएंगे क्यों ऐसा होता है। तो ऐसे में इसको लेकर आयोग बनाया गया, जैसे सरकारी आयोग बना, सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस गए, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का केस गया, कई चीजें ऐसी हुई। तो इसी के तहत जो है एक केस था शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस 1987 में, शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। उस केस में 1987 के उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर स्वविवेक से जो काम करने जरूरी है, जैसे अब राष्ट्रपति शासन की सलाह देना, तो स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर, विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर सामान्यतः किसकी सलाह से काम करेगा? राज्य मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा, या काम करना है उसे
तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर और किसकी सलाह से काम करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। और ये केस 1987 का है, शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखकर ये लग रहा है कि हम लोगों को सबसे पहले राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करना है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो राज्यपाल, अगर हम राष्ट्रपति और राज्यपाल में तुलना करें यहां पर, तो सबसे पहले आप देखिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति में भी राष्ट्रपति की योग्यता महत्वपूर्ण थी, यहां भी वही है। राष्ट्रपति में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया या निर्वाचक मंडल महत्वपूर्ण था, यहां कोई निर्वाचन नहीं होता तो यहां नियुक्ति महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति में कार्यकाल महत्वपूर्ण था, यहां भी कार्यकाल महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की शक्तियां महत्वपूर्ण थी, यहां भी शक्तियां महत्वपूर्ण है, परंतु दोनों में अलग अलग बातें हैं। अब उस पर आते हैं, जहां सबसे पहले अब राज्यपाल में क्या चीज इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने जैसा कि आपको बताया कि राज्यपाल की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की योग्यता आर्टिकल 157 में दी गई। 157 में राज्यपाल की योग्यता ये कहा गया है, वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले कहा गया वह भारत का नागरिक हो। ओके, दूसरा न्यूनतम आयु 35 वर्ष। मुझे लगता है कि अगर आपने जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो हमने कवर कराया था वो वीडियो देखा होगा, तो सेम वहां भी क्या था आपने देखा होगा, यही दोनों योग्यताएं राष्ट्रपति में भी है, समान है। परंतु अब राष्ट्रपति में तीसरी योग्यता क्या थी, वह लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। यहां पर क्या होगा, वह विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, वह विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। तो अब राष्ट्रपति और राज्यपाल में सिर्फ अंतर क्या आया, वहां लोकसभा शब्द का प्रयोग किया गया था, यहां पर विधानसभा शब्द का प्रयोग किया गया। अगर देखें वर्तमान प्रावधानों को देखें तो जो योग्यता एक लोकसभा सदस्य की है वही योग्यता विधानसभा सदस्य की है, दोनों सेम है। बट टेक्निकल मामला यहां पर क्या है कि जो वर्ड यूज किया गया है वहां लोकसभा और यहां विधानसभा। हालांकि ना तो राष्ट्रपति को लोकसभा से की योग्यता से कोई मतलब है, ना ही राज्यपाल को विधानसभा, क्योंकि वो सदस्य होना कोई मतलब नहीं है। बट ये है कि ये योग्यता रखता हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत वो योग्यता रखता हो, और जो संसद का कानून है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उसके तहत वो योग्यता रखता हो। ठीक है, तो ये जो है प्रावधान इसके योग्यता के संबंध में दिए गए हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो एक आयोग के रिपोर्ट की चर्चा करना बहुत आवश्यक है, योग्यता और नियुक्ति के संबंध में भी आएगा वो। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। यहां पर एक जो है आयोग है जिसका नाम है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, इसके चेयरमैन थे न्यायमूर्ति सरकारिया, तो उन्हीं के नाम पर है सरकारिया आयोग। 1983 में इसका गठन हुआ था और इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, अब इसने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति के रिलेटेड जो है वो उसके कार्यों से संबंधित जो है वो रिपोर्ट प्रदान की थी, क्योंकि राज्यपाल का पद अक्सर केंद्र और राज्य के बीच विवाद की स्थिति बनता है। तो न्यायमूर्ति सरकारिया आयोग ने सबसे पहले जो रिपोर्ट अपनी दी थी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि राज्यपाल जो नियुक्त होना चाहिए, जिस राज्य के लिए वो नियुक्त हो रहा है उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। ये इनके यहां पर ये भी मैं बता दूं आपको कि
आयोग की ऐसी रिपोर्ट कोई बाध्यकारी नहीं थी, अभी सरकार ने गठित की थी, अब सरकार के ऊपर था इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। तो हालांकि इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया कि जैसे उत्तर प्रदेश का अगर कोई राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस समय अगर किसी भी स्टेट के राज्यपाल को याद करें तो आप देखेंगे कि वो उस राज्य का मूल निवासी नहीं है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राज्यपाल का पद इतना शक्तिशाली है कि वो राज्य में कई बार ऐसे कई अवसर आते हैं जब वो मुख्यमंत्री की शक्तियों में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर सकता है। वो राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका है उसके कार्यों में समस्या उत्पन्न कर सकता है, और इसलिए ये अपेक्षा की गई है कि राज्यपाल जो है जब उस राज्य का मूल निवासी नहीं होगा तो फिर उसको उस राज्य की राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो फिर वो अपना जो भी कार्य होगा संवैधानिक वो उसके अनुसार करेगा, क्योंकि उसका उस स्टेट की पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वहां पर अगर कहीं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हो जाए और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाए तो दोनों में कहीं ना कहीं विरोधाभास किसी ना किसी बात पर हो सकता है। अगर कोई राज्यपाल केरल से बिलोंग करता है, कोई राज्यपाल महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, अभी वर्तमान राज्यपाल हमारी गुजरात से बिलोंग करती हैं, ठीक है, इससे पहले महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो अब वो यहाँ पर यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स होगी, स्टेट पॉलिटिक्स होगी, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस तरह का कहीं ना कहीं सोच थी। अब तो ये पहला इन्होंने रिपोर्ट दी थी वो एक्सेप्ट कर लिया इंडिया गवर्नमेंट ने, और वर्तमान में इस परिपाटी को, संविधान में ऐसा नहीं है, इस परिपाटी को, इस जो परंपरा बनाई गई है इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है। दूसरी सलाह सरकार आयोग ने दी थी कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह ली जानी चाहिए। ये रिपोर्ट दी थी। ऐसा कोई भी कार्य अभी तक नहीं किया गया है, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। उन्होंने क्यों ये रिपोर्ट दी थी कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो संबंध है उसमें जो है कोई समस्या ना हो, वो अच्छे तरह से चले, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इस आयोग ने एक रिपोर्ट और दी थी कि ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए जो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, जो सक्रिय राजनीति में ना हो। लेकिन ये तो जैसे लगता है कि मजाक सी बात है, क्योंकि आप ज्यादातर राज्यपालों को देखेंगे तो राज्यपाल आपको ज्यादातर ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त दिखाई पड़ेंगे जो सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं, बहुत से ऐसे होते हैं जो रिटायर्ड आईपीएस होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, या फिर कोई प्रोफेसर होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे राज्यपाल हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिव पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनको अपॉइंट किया गया, तो वो भी नहीं माना गया। ठीक है। एक और सलाह इन्होंने दी थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, मतलब इस शक्तियों का दुरुपयोग होता है तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। परंतु क्योंकि संविधान में यह प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है नियुक्त करने का, तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि सलाह आई थी आयोग की, तो उन सलाह को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं जो है नियुक्ति या अपॉइंटमेंट। नियुक्ति या अपॉइंटमेंट, जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नियुक्ति या अपॉइंटमेंट, उसकी बात करते हैं हम। तो नियुक्ति का जो प्रावधान है राज्यपाल की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 155 में दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा, अब उसका संवैधानिक भाषा प्रयोग की गई है, उस पर नहीं जाते हम, राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाए, अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है। अब ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा, राष्ट्रपति की मुद्रा द्वारा ये नियुक्ति की जाएगी, संवैधानिक भाषा है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो राष्ट्रपति किसी राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह से करता है?
मंत्रिपरिषद की सलाह से। कौन सी मंत्रिपरिषद? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। ठीक है, अब यहीं पर एक और आर्टिकल की चर्चा करना जरूरी है, आर्टिकल 153, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सरकारिया आयोग में एक सलाह आई थी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को राज्य का राज्यपाल दो या दो से अधिक एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता। सॉरी, अभी जो गड़बड़ हुई थी। तो यहां पर आपको मैं बताऊं कि अंडर आर्टिकल 153 ये प्रावधान है कि एक राज्य का एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, ये प्रावधान है। परंतु उसी में ये जोड़ा गया है कि किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज एकदम क्लियर कर दें कि यहां पर जो लैंग्वेज यूज की गई है, इसके अलावा जो स्पष्ट है, तो वो ये ध्यान रखिएगा कि 153 में ये कहा गया है, पहली चीज क्या कही गई है? प्रत्येक राज्य का, इसका कोई सेक्शन नहीं है, एक ही आर्टिकल है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राज्यपाल होगा। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है। अब ये भाषा दूसरी है, वहां क्या लिखा गया? एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ये कहां किया गया? 153 में ये बात कही गई है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, यदि आवश्यकता पड़ती है तो। अब जैसे कभी कभी होता है, किसी एक राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया, अब तुरंत दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई, बगल वाले स्टेट को जो है चार्ज दे दिया गया कि भाई उसी स्टेट, अब तो एक व्यक्ति 2 स्टेट संभाल रहा है। ठीक है, तो उस समय ऐसी स्थिति हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन यहां ये भी आपका जानना जरूरी है कि ये जो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये प्रोविजन जो है वो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा यह जोड़ा गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ओके, तो ये आप जो है वो जरूर याद रखें। और इस तरह का अगर आपके क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल 153 का क्या रोल था 155 के साथ, ये आपने देखा। अब हम बात करते हैं कार्यकाल। तो देखिए, कार्यकाल 156 में अगर हम तुलना करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में है और राज्यपाल का कार्यकाल 156 में। कई चीजें कहीं कहीं मैच कर जाती है कि नहीं? ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन था, कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी, कितनी बड़ी। राज्यपाल की क्या है नियुक्ति, बहुत आसान सा। कार्यकाल में भी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था उसमें 5 वर्ष का कार्यकाल है, उससे पूर्व इन परिस्थितियों में हटाना, फिर महाभियोग प्रक्रिया, तमाम चीजें थी। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां सीधा सा है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, टू बी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ओके, यहां बिल्कुल आप क्लियर हो। अब अगर आपको इन दोनों ऑप्शन में एक चुनना है, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यपाल का कार्यकाल है, दोनों ऑप्शन दिए, तो हमेशा ये ध्यान रखना टू बी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत।
क्योंकि कोई भी राज्यपाल नियुक्त होता है उसे कभी भी हटाया जा सकता है। इसका मतलब इससे पूर्व अगर हम बात करें तो कैसे, वह राज्यपाल वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र या रेजिग्नेशन दे सकता है, ये पहली कंडीशन। उसे राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा बर्खास्त या टर्मिनेट किया जा सकता है, क्योंकि टू बी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये कभी भी बर्खास्त किया जा सकता है। इसमें 5 वर्ष हुआ हो या 5 महीने हुआ हो, 3 वर्ष हुआ हो या 2 महीने हुआ हो, ये कोई समय सीमा नहीं है पूरी तरह से। और इसीलिए भारत में राज्यपाल को केंद्र का एजेंट कहा जाता है, क्योंकि केंद्र के पास जो ये बहुत बड़ी शक्ति है कि वो किसी भी राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है, कभी भी उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो वो सदैव राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है यहाँ पर कोई और संस्था इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। ओके, तो ये एक पॉइंट जो आपके सामने आया राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित। राज्यपाल के कार्यकाल के साथ साथ एक प्रश्न उठता है राज्यपालों के स्थानांतरण का, ट्रांसफर का। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि राज्यपालों के स्थानांतरण या ट्रांसफर से संबंधित कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, परंतु स्थापित परंपरा के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी एक राज्य के राज्यपाल का ट्रांसफर या स्थानांतरण दूसरे राज्य में किया जाता है। ये एक स्टैब्लिश जो है सिस्टम बनाया गया है कस्टम की तरह, और उसी आधार पर ये ट्रांसफर किए जाते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, इसके मामले में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइलेंट है। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो मुझे वहां आंसर देना पड़ता है कि बेटा इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, यानी इसका मतलब अंडरस्टूड है कि अब आपको क्या करना है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें हर एक सिचुएशन, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोविजन बना दे, ये जरूरी नहीं है। जब सिचुएशन जैसी आती है उसके हिसाब से व्यवस्था बनती है। जैसे अभी कल इंडिया गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, एक अध्यादेश जारी किया। आपको अध्यादेश बताया था ना, अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 प्रेसिडेंट जारी करते हैं। तो अध्यादेश जारी किया कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, मेडिकल वाले, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके ऊपर जो हमला करने वाले हैं, उसको अगर कोई अब हमला करता है तो उसको गैर जमानती अपराध माना जाएगा। मतलब अब उसकी अगर केस लगा उस पर तो वो जमानत नहीं होगी, गैर जमानती वो अपराध माना जाएगा। तो ये जो है अब व्यवस्था आई है और इसमें आवश्यकता पड़ी, तो जब आवश्यकता पड़ी तो ऐसा कोई अमेंडमेंट या ऐसा कोई ऑर्डिनेंस या ऐसा कोई लॉ बनाना पड़ा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब उस समय बना तो उस समय जो स्थितियां थी, जो व्यवस्थाएं थी, उसको बनाया गया और उसके बाद व्यवस्था छोड़ दी गई। अब संसद समय समय पर या व्यवस्था जो होगी वो समय समय पर उसमें आप कार्य करेंगे। अब बात करते हैं हम राज्यपाल की शक्तियां, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो राज्यपाल की शक्तियों की अगर हम बात करें यहां पर, तो देखिए राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां हैं, एजुकेटिव पावर्स हैं, फिर विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, फिर न्यायिक शक्तियां हैं, जुडिशियल पावर हैं और फिर स्वविवेक की शक्तियां हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं अगर हम यहां पर अब तुलना करें, राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना करें, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल में हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां थी जो राज्यपाल के पास नहीं है। राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां थी जो राज्यपाल के पास नहीं है। तो यहां पर राज्य की शक्तियां लिखी हैं, राज्यपाल की शक्तियां हैं।
ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है दो प्रकार की ऐसी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल में, तो राज्यपाल के पास वो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तुलनात्मक रूप से। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स या कार्यकारी शक्ति। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स या कार्यकारी शक्तियों को अगर हम देखें तो यहां भी बिल्कुल केंद्र या राष्ट्रपति की तुलना में हम देखें तो सबसे पहले नियुक्ति से संबंधित शक्ति है राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास नियुक्ति के संबंधित दो प्रकार की शक्ति, एक पद पर नियुक्ति और एक आयोग की नियुक्ति। पद पर नियुक्ति, अथॉरिटी या पद पर नियुक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल मुख्यमंत्री सीएम, वहां पर क्या था पीएम। अन्य मंत्री अदर सारे मिनिस्टर्स, अन्य मंत्री राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य महाधिवक्ता स्टेट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य महाधिवक्ता। राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। राज्य सिविल सेवा, ठीक है, राज्य सिविल सेवा स्टेट सिविल सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल पीसीएस। राज्य लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, के अध्यक्ष व सदस्य। ठीक है, अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्तियां, अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट ऑफ लोअर जुडिशरी। ठीक है, अधीनस्थ न्यायपालिका जैसे पीसीएस जे। ठीक है, तो इस तरह के जो अपॉइंटमेंट है वो राज्यपाल करता है। आपने राष्ट्रपति में देखा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के अपॉइंटमेंट, तो उसी तरह से राज्य में ये अपॉइंटमेंट करता है पदों पर। अब अगर हम बात करें आयोग की, तो राज्य स्तरीय जो आयोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। मैं उदाहरण के रूप में लिख रहा हूं, राज्य महिला आयोग। ठीक है, राज्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी कमीशन, राज्य एससी आयोग, राज्य एसटी आयोग, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ये सब आयोगों की नियुक्तियां करता है। ठीक है, इसके बाद फिर अब बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह बर्खास्त करना, ठीक है, या बर्खास्तगी की शक्ति जो है, ठीक है, तो बर्खास्त मंत्री, जैसे वहां पर मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, वैसे मंत्री यहां पर किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, राज्य महाधिवक्ता, इसको भी ये बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, राज्य सिविल सेवाएं, ये उदाहरण है के पदाधिकारी। ठीक है, इन सबको टर्मिनेट करने की, बर्खास्त करने की इसी तरह से उदाहरण है। ये शक्ति किसके पास है? ये राज्यपाल के पास। ठीक है, तो इस तरह से राज्यपाल जो है अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है या कार्यकारी शक्तियां हैं उनका प्रयोग करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, तो विधायी शक्तियों की भी बात हम उसी तरह से कर रहे हैं
जैसे हमने राष्ट्रपति में करी थी, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो हम लोगों ने देखा था, उसी तरह से लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर हम देखते हैं कि गवर्नर जो है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने देखा था कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और विधायिका का एक प्रमुख अंग होता है, संसद का एक प्रमुख अंग होता है। उसी तरह से राज्यपाल राज्य की विधायिका एक प्रमुख अंग होता है और राज्य की विधायिका के एक प्रमुख अंग के रूप में वो राज्य विधानमंडल से संबंधित बहुत से कार्य करता है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, तो विधायी शक्तियां सबसे पहले हमारी विधानमंडल से संबंधित है, लेजिस्लेचर से या विधान मंडल। यहां पर विधानमंडल का मतलब क्या हो गया, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इससे रिलेटेड क्या है इस पर हम देखेंगे। दूसरा विधेयक से संबंधित, बिल से या विधेयक से संबंधित। तीसरा अध्यादेश से संबंधित, ठीक है, ऑर्डिनेंस से संबंधित। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि विधानमंडल से संबंधित, तो बिल्कुल जैसे राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, बुलाता है और सेशन एंड करता है, वैसे ही राज्यपाल भी सत्र को आहूत करना मतलब बुलाना, आहूत करना तथा सत्रावसान, एंड ऑफ सेशन, सत्रावसान करना। ठीक, विधानसभा, क्योंकि यहां भी विधान परिषद भंग नहीं होती, विधानसभा भंग करना अंडर आर्टिकल 174, मैंने आपको वहां बताया था आर्टिकल 85। ठीक है, आर्टिकल 85 के तहत जैसे लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति, वैसे यहां पर 174 के तहत विधानसभा भंग करता है राज्यपाल। ठीक है, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन, वहां पर राष्ट्रपति 2 करता है, को नामांकित करना, नॉमिनेट करना, एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करना या नामांकित करना। ठीक है, विधान परिषद में कुल सदस्यों का, टोटल मेंबर्स का, कुल सदस्यों का 1/6 निम्न क्षेत्रों से नामांकित करना, निम्न क्षेत्रों से मनोनीत करना या नामांकित करना। कौन से निम्न क्षेत्र, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सोशल सर्विस, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसको अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि राष्ट्रपति इन चारों से 12 व्यक्तियों को इन चारों क्षेत्रों से नामांकित करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के नामांकन में अंतर क्या है कि राज्यपाल 5 क्षेत्रों से नामांकित करता है और वो 5वां क्षेत्र राज्यपाल के लिए रखा गया है कोऑपरेटिव मूवमेंट या सहकारी आंदोलन। ऐसे मूवमेंट या ऐसे आंदोलन जो एक से अधिक व्यक्तियों ने, अनेक व्यक्तियों ने मिलकर किया है, किसी प्रकार का आर्थिक कार्य किया, किसी प्रकार का सामाजिक कार्य किया है जिससे लोगों को लाभ हुआ है, तो ऐसे मूवमेंट जो है उसके तहत उससे उस क्षेत्र से यहां पर नामांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये विधानमंडल से संबंधित कुछ कार्यों की उदाहरण के रूप में सूची आई। इसी तरह से विधानमंडल से संबंधित जो है और भी महत्वपूर्ण बात है, जैसे फॉर एग्जांपल सदन में अभिभाषण करना,
अभिभाषण करना। ठीक है, सदन में अभिभाषण करना भी उसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब भी सदन का पहला सत्र होता है तो यहां भी जो है वो सदन में अभिभाषण राज्यपाल करता है, जिसके तहत वो अगले वर्ष के सरकार के प्लान के बारे में बताता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें विधेयक से संबंधित, तो देखिए धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक, और यहां पर विधेयक और रिपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी रखवाता है वहां पर। ठीक है, धन विधेयक हो गया। इसके बाद जो है बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण, ये राज्यपाल की पूर्व सहमति से ये सब कहां प्रस्तुत किए जाते हैं? ठीक है, विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो धन विधेयक हो गया, बजट हो गया, राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग का मतलब यहां पर यह है वित्त आयोग की रिपोर्ट, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है, ठीक है, अन्य राज्य स्तरीय आयोगों की रिपोर्ट, ये सब जो है वो विधानसभा में प्रस्तुत कराता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में राज्यपाल प्रस्तुत कराता है अपनी विधायी शक्ति के अंतर्गत, अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स के अंतर्गत। जैसे राष्ट्रपति किसी विधेयक के संबंध में राज्यपाल को संदेश दे सकता है, उसी तरह से राज्यपाल भी किसी विधेयक के संबंध में राज्यपाल को राज्यपाल विधानसभा को या विधानमंडल को संदेश दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से राज्यपाल के तुलनात्मक हम इन शक्तियों को देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर विधेयक के मामले में, ऐसी बात है तो विधेयक के मामले में यहां पर राज्यपाल के पास बहुत सी शक्तियां हैं, उतनी शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं है। हालांकि मैं उनको अपनी क्लासेस में डिस्कस करता हूं, यहां पर समय की कमी होती इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां अगर हम देखें तो विधेयक के मामले में राज्यपाल के पास बहुत शक्ति है और उसी से उन शक्तियों का प्रयोग करके वो स्टेट गवर्नमेंट को चाहे तो परेशान कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 200 और 201, अनुच्छेद 200 और 201 वो स्थितियां प्रदान करते हैं, जिसके तहत जो है वो राज्यपाल के पास जब कोई भी विधेयक आता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। तो ये एक स्पेशल पावर है हमारे राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास नहीं हो सकती क्योंकि राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई है ही नहीं, लेकिन राज्यपाल के पास ये विशेष शक्ति है कि उस शक्ति का प्रयोग करते हुए वो किसी भी विधेयक को जो है राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। तो विधेयक के संबंध में यहां पर एक और शक्ति इसके पास जुड़ती है कि विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना। ठीक है, तो अब आरक्षित करने का मतलब यह हो गया कि अब उस संबंध में सारी शक्तियां किसके पास चली गई? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और यहां मैं आपको यह बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने, यह तुलनात्मक देखिएगा, राष्ट्रपति ने संसद के पास कोई विधेयक वापस भेजा, संसद ने पास करके विधेयक भेजा था, इनके पास गया था, इन्होंने वापस भेज दिया, यहां से पास होकर फिर इनके पास आ गया। ठीक, तो राष्ट्रपति को अति शीघ्र उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने होंगे। लेकिन अगर राज्यपाल ने कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा, अब राज्यपाल ने कौन सा विधेयक भेजा होगा? जो विधानसभा मतलब यहां अंडरस्टूड है विधानमंडल, जो विधानसभा ने पास किया उसको राज्यपाल ने रिजर्व कर दिया किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति उस विधेयक को अगर वापस भेजता है, ठीक, अब राज्यपाल का काम अब यहां नहीं है, अब काम किसका है? विधानसभा, क्योंकि अब वो किसके ऊपर आ गया? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति अगर उस विधेयक को यहां भेजता है और ये फिर से पारित करके भेजते हैं, उसी स्वरूप में पारित करके भेजते हैं, तो राष्ट्रपति इसको जो है अस्वीकार कर सकता है। यहां पर वो बाध्य है, पास करेगा, यहां पर बाध्य नहीं है। राज्य विधानमंडल के विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए वो बाध्य नहीं है। इस तरह से
इससे ये पता चलता है कि राज्यपाल अगर आरक्षित कर देता है विधेयक तो ये बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है किसके पास, राज्यपाल के पास, और वो शक्ति अब राष्ट्रपति के पास चली जाती है और इस शक्ति का प्रयोग करके राज्य की सरकार को कभी भी परेशान किया जा सकता है इस स्थिति में, अगर, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से शक्तियां यहां चली जाती हैं। आप 10 बार पास करके भेजो, उससे फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करते हैं अध्यादेश या ऑर्डिनेंस की। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार से हमारा राज्यपाल जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 213, आप देखिए यहां भी कितना अनुच्छेद में संयोजन हो गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में था, राज्यपाल का कार्यकाल 156 में आया, वहां 123 था, यहां 213 हो गया। राष्ट्रपति में अध्यादेश कहां था 123 और यहां आ गया 213। ठीक है, हालांकि ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स में ट्रिक्स का गेम भी है जो मैं आपसे आगे लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, पहले कुछ टॉपिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जो है यहां भी अगर विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो ये भी एक विधायी शक्ति है, ये भी एक टेम्परेरी लॉ की तरह है कि राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है 6 महीने के लिए। और यहां भी वही बात आएगी कि 6 सप्ताह का और समय मिलता है, यदि विधानमंडल उसको पारित कर देता है तो वो कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। अर्थात यहां भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह हो सकती है, अर्थात 7.5 माह हो सकती है। ठीक है, ऑर्डिनेंस बिल्कुल सेम वैसा ही है। और ऑर्डिनेंस के मामले में मैं आपको बता दूं कि इसके सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए गए हैं राज्यों में, और इसी कारण कई बार कुछ राज्यों को अध्यादेशों का राज्य कहा जाता है, जैसे बिहार स्टेट को अध्यादेशों का राज्य कहा गया है। कई बार इन शक्तियों का दुरुपयोग भी होता है कि अभी सत्र नहीं चल रहा है, चलो ऑर्डिनेंस ले आओ। ठीक है, तो ऐसा जरूरी होता है, जैसे अभी मैंने एक ऑर्डिनेंस बताया मेडिकल वाले में तो जरूरी था, लेकिन कई बार अनावश्यक रूप से इन मौकों की तलाश की जाती है और इसका उपयोग जो है राज्यों में कई बार किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यायिक शक्ति या जुडिशियल पावर। तो न्यायिक शक्ति या जुडिशियल पावर की अगर हम बात करें तो बच्चों अंडर आर्टिकल 161 161 के अंतर्गत बिल्कुल राष्ट्रपति और राज्यपाल, यहां भी हम तुलना की बात करेंगे। और जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंड को क्षमा कर सकता है, निलंबित कर सकता है और उसे परिवर्तित कर सकता है, उसी तरह से राज्यपाल 161 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है, निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है, या उसे परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, अर्थात विराम, लघुकरण आदि का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये रेमिट का प्रयोग जो है, रिस्पाइट का प्रयोग या कम्यूट का प्रयोग तीसरा जो होता है, इनका प्रयोग जो है वो कर सकता है बिल्कुल वैसे ही। अंतर कहां है? अंतर सिर्फ जो है वो यहां पर है फांसी की सजा में। फांसी की सजा हैंग टिल टू बी डेथ, ठीक है, मृत्यु दंड के मामले में राष्ट्रपति पूरी तरह से क्षमा कर सकता है, यानी मृत्यु दंड के मामले में राष्ट्रपति इसका 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 तीनों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान का प्रयोग नहीं कर सकता। इसका प्रयोग कर सकता है, इसका प्रयोग कर सकता है, यानी इन दोनों का प्रयोग राज्यपाल कर सकता है मृत्यु दंड के मामले में। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मृत्यु दंड के मामले में राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है। राज्यपाल किसी फांसी की सजा को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए एक्सटेंशन दे सकता है, निलंबित कर दे तो एक्सटेंशन हो गया।
ठीक है। तो राज्यपाल जो है उसको भी शक्ति है, लेकिन बस एक अंतर है कि मैंने बताया क्षमादान की शक्ति जो है उसमें 3 प्रोविजन है, ठीक है। और उन 3 प्रोविजंस में राज्यपाल जो है वो 2 का प्रयोग कर सकता है, 1 का नहीं, और राष्ट्रपति तीनों का प्रयोग कर सकता है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि नहीं राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। कई बार मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि राज्यपाल फांसी की सजा में कुछ नहीं कर सकता, मृत्युदंड में कुछ नहीं कर सकता। ये गलत स्टेटमेंट है। कुछ नहीं होगा, क्यों? क्षमादान नहीं कर सकता, बट कुछ और कर सकता है। जैसा मैंने आपको उदाहरण बताया कि अगर निलंबित करना हुआ या फिर उसमें कम्यूट या रेस्पाइट का प्रयोग करना हुआ तो वो कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगली जो शक्ति है वो फिर से यहां पर आती है स्वविवेक शक्ति, या जिसको हम कहें विवेकाधीन शक्ति, ठीक है। तो इसकी बात हम करते हैं स्वविवेक शक्ति या विवेकाधीन शक्ति की। तो इस मामले में मैं आपको बता दूं कि स्वविवेक या विवेकाधीन शक्ति जो है इस मामले में राज्यपाल ज्यादा शक्तिशाली है राष्ट्रपति की तुलना में। पहली चीज तो ये कि राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति का प्रावधान है, राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों व स्वविवेक का प्रयोग कर देता है, लेकिन अगर हम देखें यहां पर आर्टिकल 163 163, तो 163 में कहा गया है कि राज्यपाल स्वविवेक से या मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यपाल के लिए वो परिस्थितियां हैं जब वो स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। अब कुछ कार्य तो वो परिस्थितियों वश करता है स्वविवेक से, जैसे अभी आपने देखा महाराष्ट्र में बहुमत नहीं मिला किसी को, तो राज्यपाल ने स्वविवेक से सुबह सुबह किसी को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है। ऐसी भी व्यवस्था देखी। और जो है उसके बाद फिर कोलिशन हुआ, फिर सरकार बन गई, ठीक है। कर्नाटका में आपने देखा, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर यह दिखाई पड़ा। पहले भी ऐसा होता रहा है, जब पहले कांग्रेस का शासन था तब भी ऐसी बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया है, ठीक है, कि उन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। तो इसलिए यह व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। लेकिन क्योंकि राज्यों में यह प्रावधान एक है राष्ट्रपति शासन का, तो उस समय तो उसको स्वविवेक का अधिकार देना ही होगा, स्वविवेक की शक्ति देना ही होगा ना। उस समय तो सलाह देने वाली कोई संस्था नहीं होती, वो स्वविवेक से काम करता है, ठीक है। तो स्वविवेक शक्ति का प्रयोग राज्यपाल कुछ कार्यों के लिए कुछ परिस्थितियों में करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अब यदि किसी को उत्तर प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिला, भाजपा ने अगर योगी जी को अपना नेता चुना, तो राज्यपाल का स्वविवेक नहीं है, यहां राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनी तो वहां पर स्वविवेक आया, तो नियुक्ति। मंत्री परिषद बर्खास्त करना, अभी अगर महाराष्ट्र में जो है ऐसी स्थिति आज बन जाए, जैसी तमाम खिचड़ी सरकार बनी हुई है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होगा? मंत्री परिषद को बर्खास्त करना, ये उसका स्वविवेक हो जाएगा, मंत्री परिषद को बर्खास्त करना। और ऐसी स्थिति में हो सकता है अगली स्थिति बन जाए विधानसभा भंग करना, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना, यह भी स्वविवेक से ही करेगा, राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना। और सबसे बड़ी स्वविवेक की शक्ति है जिसका प्रयोग करके वो सारी शक्तियां अपने पास ले सकता है, वो क्या है कि राज्य में
संवैधानिक तंत्र, अभी महाराष्ट्र में स्थिति आई, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के आधार पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन की लिखित सलाह देना, या राष्ट्रपति शासन की सलाह देना। महाराष्ट्र में ये स्थिति भी आई है कि नहीं? तो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन की सलाह देना, ये भी उसका स्वविवेक शक्ति है, वो स्वविवेक से करता है। और जैसे ही इस शक्ति का प्रयोग करता है, उसके बाद जैसे ही राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है, वैसे ही राज्य की पूरी कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसके अधीन हो जाती है? राज्यपाल के अधीन हो जाती है। अर्थात राज्यपाल के अधीन तो पहले है, लेकिन पहले और अब में अंतर क्या हो गया कि अब उसे सलाह देने वाली कोई संस्था नहीं होती, और वो मंत्री परिषद की सलाह से जो है वो अब कार्य नहीं कर रहा, कोई सलाहकारी संस्था नहीं है, अर्थात वो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति के रूप में काम करता है। ऐसा कभी भी राष्ट्रपति के साथ नहीं हो सकता हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि किसी समय केंद्र सरकार के मंत्री इस्तीफा दे दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, तो भी राष्ट्रपति जो है ये कहेंगे कि अगली सरकार बनने तक आप काम चलाओ सरकार के रूप में काम करते रहिए। अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दें तो भी वो कहेंगे कि आप अगली सरकार बनने तक काम चलाओ, मंत्रिपरिषद के रूप में आप काम करते रहो। लेकिन राज्य में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य में बिना मंत्रिपरिषद के, बिना मुख्यमंत्री के शासन अकेले राज्यपाल संभाल सकता है, और ऐसे कई उदाहरण आपको 2019 में ही मिले थे। ठीक है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो 2019-20 के सत्र में अगर हम देखें तो ऐसा उदाहरण मिला। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी स्थिति में अब राज्य वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख के रूप में काम करता है, रियल एजुकेटिव चीफ के रूप में काम करता है, क्योंकि वो सारे कार्य अपने स्वविवेक से करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि स्वविवेक के मामले में सारी शक्तियां किसके पास है? स्वविवेक के मामले में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना करते हैं तो राज्यपाल अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। और इसी कारण केंद्र और राज्य, जब हम लोग सेंट्रल स्टेट के रिलेशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि राज्यपाल का पद एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर उसके पदों में संघर्ष की स्थिति जो आती है और केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष की स्थिति आती है, उसमें राज्यपाल का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ठीक है, तो राज्यपाल से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किए। अब अगर हम राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल के अतिरिक्त राज्य सरकार, अब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य मंत्रिपरिषद या राज्य की मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो सबसे पहले तो राज्य की मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, तो सबसे पहले हम इसकी संरचना लें, इसका स्ट्रक्चर देखिए। संरचना में अगर हम देखें तो राज्य में इसकी संरचना भी त्रिस्तरीय है। जैसे केंद्र में त्रिस्तरीय है, वैसे राज्य में भी त्रिस्तरीय है, जिसमें मुख्यमंत्री या सीएम, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। ठीक है, सीएम राज्य सरकार का मुखिया हो गया, जो मैंने वहां पर बताया था। ठीक है, तो चीफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, चीफ ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ये क्या हो गया? राज्य मंत्री। ये मैंने पहले बता चुका, इसलिए यहां पर लिख नहीं रहा, आपको बता रहा हूं। असिस्टेंट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, अब अगर हम इसको वेन डायग्राम में देखें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो सीएम, मुख्यमंत्री, उसके बाद क्या होगा? कैबिनेट मंत्री, फिर
राज्य मंत्री। अब इन दोनों सर्कल्स को अगर हम मिला दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैबिनेट। ठीक। मंत्रिमंडल, तो ये हो गया मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, और ये क्या हो गया? मंत्री मंडल। ठीक है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का अंतर समझ में आ रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट का अंतर समझ में आ रहा है। यहां भी क्या अंतर है? मंत्री परिषद का मतलब ग्रुप ऑफ ऑल टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, और मंत्रिमंडल का मतलब, कैबिनेट का मतलब ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर एंड सीएम। आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई। ठीक, तो अगर ये कहा गया लोक भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई, तो उसमें कौन जाएगा? जो कैबिनेट मंत्री होंगे, जो राज्य मंत्री होंगे, वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो संरचना है या संरचना का जो प्रावधान है। अब अगर हम बात करें नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट की बात देखें हम बच्चों, जैसे आपने देखा था आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, तो उसी तरह से आर्टिकल 164 में नियुक्ति का प्रावधान है मंत्री परिषद। ठीक है, सबसे पहला यहां पर यह है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में, वहां पर लोकसभा में, यहां विधानसभा में बहुमत दल के नेता को बहुमत दल कौन है? भाजपा। नेता कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, सीएम नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री और क्या हुआ? नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, अब क्या होगा? मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक, ये 164 के फर्स्ट सेक्शन में ये बातें दे दी गई। ठीक है, कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। ठीक है, बहुमत दल के नेता को, ठीक है, यहां पर फिर से मैंने मान लीजिए लिख दिया, सीएम नियुक्त किया जाएगा, और सीएम की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अब कार्यकाल या टर्म, हमारी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल या टर्म, तो हमारी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जैसे केंद्र की मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष है, वैसे यहां भी है। ठीक है, 5 वर्ष। इससे पूर्व कार्यकाल किन स्थितियों में समाप्त हो सकता है? तो मुख्यमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद गई। अब अगर हम आर्टिकल पर चले तो आर्टिकल 164 2 और 3 2 कहता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। कौन? मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। जैसे आर्टिकल 75 2 कह रहा था मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, वैसे यहां पर कह रहा मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। अर्थात राज्यपाल किसी मंत्री को कभी भी हटा सकते हैं। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह। ये अंडरस्टूड है, लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड है। मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त होता है तो उसी की सलाह से हटाया जाएगा। अब बात आती है तीसरा 164(3). 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। कौन सी मंत्रिपरिषद? केंद्र की मंत्रिपरिषद। उसी तरह से 164(3) क्या कहता है?
राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात क्या हुआ कि विधानसभा यदि मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे, तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। मतलब मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा या राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु उससे पूर्व कार्यकाल इन परिस्थितियों में समाप्त हो सकता है। वो सबसे बड़ी बात क्या है, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है मंत्री का, व्यक्तिगत रूप से उसे हटाया जा सकता है कभी भी, और दूसरा सामूहिक उत्तरदायित्व है किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। यदि विधानसभा में बहुमत नहीं रहा तो मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम मंत्रिपरिषद की शक्तियों की बात करें तो बच्चों शक्तियों में सिर्फ आर्टिकल 163 आप याद कर लीजिए फिर से। 163 में जब यह कह दिया गया कि राज्यपाल स्वविवेक से या मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, इसका मतलब राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति की जितनी शक्तियां थी वो मंत्रिपरिषद की थी, उसी तरह से राज्यपाल की जो शक्तियां थी वो सब किसकी शक्तियां हैं, राज्य मंत्री परिषद की शक्तियां। ठीक है, तो बच्चों एक संक्षिप्त तरीके से मैंने आज के लेक्चर में स्टेट गवर्नमेंट को रिवाइज करने का प्रयास किया है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उनको रिवाइज कर सको, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो। इन लिमिटेड टाइम के वीडियोस में जो है हम ब्रीफली चीजों को कवर कर सकते हैं या फिर हम उनको रिवाइज कर सकते हैं। ये हमारा प्रयास है जिससे कि आप आने वाले एग्जाम्स में जो मुख्य जो उसके तथ्य हैं वो आपके ना छूटे। बाकी एडिशनल चीजों पर अभी टेंशन मत लो, अभी मेन फैक्ट्स आपके जो है बने रहे, उससे आप इधर उधर ना हो, ये कोशिश रहे। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, या फिर और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिमांड है उनको हम कवर अप करेंगे। तो बच्चों आप जो है वो घर में रहते हुए अपनी स्टडी करिए, और हम लोग जो भी बेटा जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, और उसके साथ साथ आप अपनी स्टडी करते रहिए। रेगुलर यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, 21 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और जो है पूरा प्रोसेस मतलब जैसे ही 21 तारीख को आयोग खुला तो इसी तरह से आप देखिएगा आगे जो भी आयोग ओपन होंगे और सारी चीजें प्रोसेस जो है चल रही हैं, तो आप अपने आने वाले समय में अपने एग्जाम्स के लिए तैयार रहिए और प्रॉपर रिवीजन करिए, क्वेश्चंस करिए। आप जितना अच्छा करोगे उतना ही आपको आने वाले समय में फायदा होगा। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।